माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कल की अपनी क्लास में मैंने आप लोगों को मार्क्स का परिचय और मार्क्स के विचारों के शोध के बारे में बताया था। आज अपने लेंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, जिन्हें मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक जो है माना जाता है, और उन्हें वैज्ञानिक या उनके विचारों को वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया। उसने यह भी पता लगाया कि समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं और भविष्य में ये परिवर्तन किस प्रकार और किस दिशा में होंगे, और इसीलिए हम उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनको हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, उनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अर्थात हर चीज़ में एक द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है, और पहले वाली चीज़ ख़त्म होती है और उसके स्थान पर दूसरी चीज़ जो है अस्तित्व में आती है, और यह जो परिवर्तन है यह निरंतर चलते रहने वाला है। इसमें कुछ जो परिवर्तन होते हैं वह हमको दिखाई देते हैं और कुछ परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो द्वंद्ववाद जो है, द्वंद्व या संघर्ष जो है, ये सिद्धांत जो है मूलतः हीगल का है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार जो है हीगल से ग्रहण किया है, और भौतिकवाद का जो दृष्टिकोण है वह फायरबाख से उन्होंने ग्रहण किया है, और इन दोनों को मिला करके उन्होंने अपना नया सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मतलब उन्होंने द्वंद्ववाद को भौतिक जगत पर लागू करने की कोशिश की, प्रयास किया, जिसको उन्होंने अपना सिद्धांत जो है बनाया और उसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, द्वंद्व और भौतिकवाद। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है वह हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसको मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह वैचारिक है, आध्यात्मिक है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह वैचारिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह भौतिकवादी है। वह भौतिक तत्वों पर उसे लागू करता है। मार्क्स का ये मानना है कि विचार जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारों से पहले भौतिक तत्व जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास साधन है, तत्व है, तो हम उसको वैचारिक जामा जो है पहना सकते हैं। अगर हमारे पास में तत्व नहीं है, साधन नहीं है, तो हमारे पास कितने भी अच्छे विचार क्यों ना हो, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वह सिर के बल खड़ा था, लेकिन मार्क्स ने उस द्वंद्ववाद को पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। तो मार्क्स यह मानता है कि समाज की जो प्रगति है वह द्वंद्ववाद के परिणाम स्वरूप ही हुई है, और हीगल भी यही मानता है कि समाज की प्रगति जो है प्रत्यक्ष न होकर के और टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, और जिसके 3 अंग हैं, वाद, थीसिस, प्रतिवाद, एंटीथीसिस, संवाद, सिंथेसिस।
और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का भी आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। तो मार्क्स के अनुसार वाद जो है समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई भी अंतर विरोध जो है या संघर्ष जो है वह नहीं पाया जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में वाद से असंतुष्ट होकर के उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है, नया स्वरूप जो है जिसे कि हम प्रतिवाद कहते हैं, वह उत्पन्न होता है। और यह निषेधात्मक स्थिति जो है वाद की अपेक्षा अधिक जो है प्रगतिशील जो है वह मानी जाती है। और थोड़े समय के बाद क्या होता है, वाद और प्रतिवाद दोनों में अंतर विरोध के परिणाम स्वरूप एक समझौता हो जाता है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप एक नए विचार की उत्पत्ति होती है और इसे हीगल ने संवाद या संश्लेषण सिंथेसिस का नाम दिया है। और यही संश्लेषण जो है आगे चल करके एक वाद हो जाता है। फिर दोबारा वही प्रक्रिया चलती है, प्रतिवाद का जो है संश्लेषण जो है संवाद जो है। तो इस प्रकार यह जो क्रम है वह निरंतर चलता रहता है और इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है और उसके पश्चात जो है निषेध का निषेध होता है और जिसके परिणाम स्वरूप एक उच्चतर वस्तु जो है हमारे सामने जो है आती है, एक नई वस्तु का जो है अस्तित्व हमारे सामने आता है। तो हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसको मार्क्स के रूप में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मार्क्स इसके संबंध में अपना एक उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं कि अनुयायियों ने मतलब कि कुछ बीज लिए, है ना, तो बीज जो है वह वाद की स्थिति में है और उन बीजों को जब हमने ज़मीन में डाला और उनसे नया पुष्प जब अंकुरित हुआ तो वह उसका प्रतिवाद का रूप है और प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप मतलब कि वह जो पौधे हैं मतलब ज़मीन में चले गए, एक पुष्प जो है अंकुरित हुआ और उस पुष्प ने पेड़ पौधे मतलब कि फल दिए, फूल दिए और उसके परिणाम स्वरूप तो ये जो स्थिति है यह संवाद की स्थिति है। इसके पश्चात उस पौधे से जो बीज जमीन में गिरे वह पुनः वाद की स्थिति है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो क्रम है, यह निरंतर चलते रहने वाला है जिसे कि मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद का नाम दिया है। और ये जो क्रम है इसमें कुछ जो परिवर्तन है वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और कुछ परिवर्तन जो है वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हीगल ने अपना द्वंद्ववादी जो सिद्धांत है वह वैचारिक दृष्टि से प्रस्तुत किया, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत किया, लेकिन मार्क्स ने अपने द्वंद्ववाद को भौतिक जगत पर लागू करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि भौतिक जगत में भी इसी द्वंद्ववाद के परिणाम स्वरूप जो है एक व्यवस्था जो है समाप्त होती है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जो है प्रस्तुत होती है। उन्होंने अपने जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए, चाहे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे साम्यवादी दृष्टिकोण हो, सभी में उन्होंने द्वंद्ववाद को अपना आधार बनाया और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सभी विचार जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। धन्यवाद।